गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, क्योंकि खिलजी वंश मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा दिया था आपको। अलाउद्दीन खिलजी उसमें मेन पढ़ना होता है, क्लियर। तो अलाउद्दीन खिलजी से ही हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा वंश पढ़ रहे थे हम? खिलजी वंश पढ़ रहे थे, ठीक है। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो चला था हमारा, पहला हमने इससे पहला कौन सा था? गुलाम वंश। मैंने ट्रिक भी बताई थी ना, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब इसके बाद अब कौन सा है? इसके बाद कौन बना शासक? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरशप। बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप, ठीक है। अली गुरशप, अली गुरशप, बचपन का नाम था अली गुरशप, ठीक है। तो इसके बारे में जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो, पहले हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई, ठीक है। भूमि की पैमाइश कराने के बाद उसने उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया, और टैक्स था उपज का 50%, क्लियर। और एक अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार क्या करा? बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। बाजार नियंत्रक प्रणाली, जैसे कि हर चीज़ का एक गवर्नमेंट का रेट होता है कि आप इससे कम में कोई चीज़ नहीं बेच सकते, ठीक है ना। इससे कम आपकी कोई चीज़ नहीं बिकेगी। आज भी गवर्नमेंट के होते हैं ये रूल्स, ठीक है ना। इसी तरह की थी बाजार नियंत्रक प्रणाली। किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त नहीं, स्थायी गुप्तचर, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कार्यवाली से। तो क्या करा? स्थायी गुप्तचर चलाई, मतलब कि जासूस जो होते हैं, स्थायी गुप्तचर हुआ। फिर हमने पढ़ा था कि इसने सेना के लिए क्या क्या किया। सेना के लिए दो मेन काम। पहला तो सेना के लिए ड्रेस, मतलब वेशभूषा तैयार की, वेल ड्रेस्ड होती थी इसकी सेना। और दूसरा किया कि सेना के जो घोड़े होते थे, घोड़ों को दागने की व्यवस्था चलाई। दागने का मतलब घोड़ों पर एक निशान लगा देते थे जला के, तो पता चलता था कौन से सैनिक का कौन सा घोड़ा है, ठीक है। ऐसे नहीं कोई किसी का भी उठा कर भग जाए, क्लियर। तो ये था घोड़े की दागने की व्यवस्था। इसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के हमने टैक्स पढ़े थे। टैक्स कितने थे? जजिया, ज़कात, खरात, खुम्स, चरी, घरी। जजिया, ज़कात, खरात, खुम्स, चरी, घरी, 6 टाइप्स के टैक्स थे। इसमें जो जजिया कर था वो पहले वही जजिया कर था जो किसने चलाया था स्टार्टिंग में? कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। उसके बाद इसने जो जजिया कर था ये तो था किस पे लगता था? गैर मुसलमानों पर। पहले भी गैर मुसलमानों पे लगता था। उसके बाद ज़कात, ज़कात होता था सिर्फ मुसलमानों का इनकम टैक्स, ठीक है, मुसलमानों की आय पर लगने वाला कर। इसके बाद जजिया, ज़कात, फिर कौन सा आता है? खरात। खरात भी मुसलमानों के लिए ही था। खरात होता था उनका भूमि कर, मुसलमानों का भूमि कर, ठीक है ना, लैंड टैक्स। इसके बाद कौन सा आ गया? जजिया, ज़कात, खरात, फिर खुम्स। खुम्स होता था जितने सेना होती थी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जितना लूट का माल लेकर आई, उसमें से अलाउद्दीन खिलजी को कुछ टैक्स देना होता था। बाकी पैसा उन्हीं का, ठीक है, सेना का, उसमें से टैक्स देना होता था। तो मतलब कि सेना के लिए लूट के माल पर लगने वाला टैक्स। और क्या था? चरी, चारागाह पर लगने वाला टैक्स। घरी, हाउस टैक्स होता था, घर पर लगने वाला टैक्स, क्लियर। ये हो गया टैक्स। अब जो मेन टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जहाँ से मैंने क्लास स्किप की थी, वो था इसके विभाग। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग कौन कौन से थे? विभाग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के विभाग में आते हैं। एक तो आता है दीवाने, दीवाने आरिज, दीवाने आरिज, दीवाने इंशा, दीवाने आरिज, दीवाने इंशा, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, और चौथा था दीवाने वजारत। यही मेन विभाग थे, दीवाने वजारत, ठीक है। यही मेन क्या थे? विभाग थे। इसमें जो दीवाने आरिज था, ये दीवाने आरिज होता था सैन्य विभाग के लिए, ठीक है ना, सेना को संभालने के लिए। हम इसको कह सकते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री की तरह तो काम करते थे, क्लियर। तो किसका था ये? सैन्य विभाग को संभालने के लिए, सैन्य विभाग देखता था ये, सेना को देखने के लिए। दीवाने आरिज,
क्लियर। दीवान इंशा था, दीवान इंशा हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के लिए था, शायद मैंने पहली वीडियो में भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। दीवान इंशा था पोस्ट ऑफिस, है ना, मतलब कि जितने भी शाही फरमान आते थे उनको फॉलो कराना, वो आदेश फॉलो कराना, कहना कि शाही अब ये शाही फरमान अब ये आया है, अब ये आया है। जैसे मोदी नहीं करते शाही, वो भी तो एक शाही फरमान होते हैं, अब नोटबंदी हो रही है, अब ये हो रहा है, अब 1000 का नोट बंद हो रहा है, तो ये कहते हैं शाही फरमान। ऐसे उन शाही फरमान को आगे फॉलो कराना। और दूसरा कह सकते हैं हम पत्राचार, मतलब कि जो पत्र होते थे, दूसरे राज्य से कोई पत्र आ रहा है या फिर अपने राज्य से किसी दूसरे को भेजना है, तो ये सारा हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का काम। पोस्ट ऑफिस किस में था? दीवान इंशा में, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब आता है दीवान रियासत। दीवान रियासत और दीवान वजारत। देखो वजारत तो तुम्हें क्लियर हो रहा है कि वजारत मतलब वजीर, और वजीर किसको कहते हैं हम? प्रधानमंत्री को, पीएम। तो सबसे बड़ा विभाग तो यही हो गया, है ना। जैसे वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। पाकिस्तान में कहते नहीं वजीर आला, ठीक है ना। तो ये किसके लिए था? पीएम के लिए, क्लियर। अब कौन सा बचता है? दीवान रियासत। दीवान रियासत था बाजार को देखने के लिए। अभी मैंने पढ़ा ना किसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट किया था? बाजार नियंत्रक प्रणाली, ठीक है। तो बाजार नियंत्रक प्रणाली स्टार्ट तो कर दी, अब उसकी देख रेख के लिए, रूल्स फॉलो कराने के लिए कोई विभाग होगा नहीं होगा, तो ये किसको देखता था? बाजार को, ठीक है ना। ये किसको देखता था? बाजार को। ये हो गए इंपॉर्टेंट विभाग अलाउद्दीन खिलजी के। अब हम इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी थोड़ी अलग अलग बिखरी हैं, वो देखते हैं। उसके बाद एक मेन टॉपिक है, क्लियर नहीं है तो चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखो इसमें अब एक आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद 4 मेन घोषणाएं की। शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की। वो 4 घोषणाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहला कि जितने भी वे होते हैं कि मतलब क्या कहते हैं ना, दान में दी गई भूमि, है ना, जितनी भी दान में दी गई भूमि है उसको खालसा भूमि में परिवर्तन। अब खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि का मतलब सरकारी भूमि, ठीक है। अब तक जो पहले देते आ रहे हैं ना, वो चलाई थी, एक तो एकता व्यवस्था चलाई थी, और दूसरा जैसे हमने पढ़ा था कि गुप्त काल में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणों को ज़मीनें दान में दी जाती थी, ठीक है। तो इससे अब से पहले जितने लोगों को दान में ज़मीनें दी गई थी उनको वापस से सरकारी भूमि मतलब कि खालसा भूमि में बदला जाएगा, क्लियर। पहली घोषणा। दूसरी घोषणा थी कि नशे पर, या फिर नशा कह सकते हैं शराब पर, नशे पर, शराब पर, या फिर हिंदी में एक वर्ड आता है मद्यपान, है ना, मतलब कि शराब पर, नशे पर रोक, इन पर प्रतिबंध। तीसरी घोषणा थी छोटे मोटे त्योहारों पर रोक, जितने छोटे मोटे त्यौहार सब बैन। चौथी घोषणा थी कि अमीरों के मिलने पर रोक, है ना। अमीरों को मिलने पर रोक क्यों? भाई देखो अगर कोई राजा है, सबसे बड़ा था अलाउद्दीन खिलजी तो था भी बहुत ही बड़ा राजा, ठीक है। राजा के तुम्हें अगर कोई षड्यंत्र करना है तो छोटा मोटा आदमी तो करेगा नहीं, है ना, तो बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं। तो इसने बड़े बड़े लोगों के मिलने पर ही रोक लगा दिया, आप मिलोगे ही नहीं, ठीक है। अमीरों के मिलने पर रोक। तो 4 घोषणाएं कौन कौन सी थी? राजा शासक बनने के बाद इसने क्या की? 4 घोषणाएं की। 4 घोषणाएं। इसमें नंबर 1 क्या? दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि, खालसा भूमि में परिवर्तन, क्लियर। पहली घोषणा। दूसरी घोषणा क्या थी? छोटे त्योहारों पर रोक, छोटे त्योहारों पर रोक, ठीक है। तीसरी घोषणा क्या हो जाएगी? तीसरी घोषणा दान में दी गई भूमि, छोटे त्योहार पर रोक, नशे पर रोक या प्रतिबंध, है ना, नशे या फिर शराब एक ही चीज़ है, ठीक है। शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध। चौथी घोषणा अमीरों के मिलने पर रोक, अमीरों के मिलने पर रोक,
ठीक है। ये चारों घोषणाएं किसने, राजा बनने के बाद। पहली घोषणा कि दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि परिवर्तन, नशे पर रोक, छोटे मोटे त्योहारों पर रोक, और चौथी अमीरों के मिलने पर रोक। ठीक है ना, इजी है, याद कर लेना, 4 घोषणाएं की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी मतलब एक वो बनाई विश्व विजेता बनने की इसकी ख्वाहिश थी। ऐसे ऐसे इसने अभियान चलाए कि दक्षिण भारत जीतना है, मुझे यहाँ के जो समुद्री मार्ग है उन पर कब्जा करना है। मतलब इसकी जो सोच थी ना सिकंदर की तरह थी, ठीक है ना, विश्व विजय करने की। तो इस वजह से हम अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है अशोक के लिए कि द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, कमेंट करके बताना जिसको पता हो, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं। क्लियर। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम और क्या कहते हैं, सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर। ठीक है ना, किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ये होगी 4 घोषणाएं। अब हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, इसने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कब्जा किया। क्योंकि जब हम छोटे छोटे राजवंश पढ़ रहे थे तब मैं पढ़ा रही थी कि मलिक काफूर ने इसको जीत लिया, मलिक काफूर ने उसको जीत लिया। तो मलिक काफूर था कौन, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ही तो था। क्लियर है ना। तब हम अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रेज कर दूँ, आगे चलते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट जरूर करना। ठीक है, सारे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे होगी, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं इसका, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, सैन्य अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। ठीक, ये तो हमें पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था वो विश्व विजेता बनना चाहता था। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, सिकंदर सानी या फिर द्वितीय अशोक कहते हैं, सॉरी द्वितीय सिकंदर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये कैसे होगा नीचे कहाँ से होगा ये, सॉरी नंबर, ठीक है, हो गया। तो इसको क्या, ये हो गया सिकंदर सानी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी के ना 4 सेनापति थे। सेनापति कितने थे, 4 थे। उन चारों सेनापति को ये क्या कहता था, ये कहता था खलीफा। ठीक है ना, खलीफा एक इस्लाम में बहुत सबसे बड़ा पद होता है। मतलब पहले तो नबी के बाद जो दुनिया में है तो कौन है, खलीफा है। ठीक है, तो अपने चारों सेनापति को क्या कहता था, एक खलीफा से कंपैरिजन करता था। ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म बनाने की कोशिश की। ठीक है, अपना ही नया धर्म। लेकिन उस टाइम के जो उलेमा लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने उनके दबाव में आकर या उनकी वजह से इसने ये प्लान अपना त्याग दिया। ठीक है। ये किसने कहा था, ये कहा था इतिहासकार बर्नी ने। ये बर्नी ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो अपने एक नया धर्म बनाना चाहता था। ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना था तो इसने खुद को शरीयत से मुक्त कर दिया था। शरीयत मतलब इस्लामिक कानून। ठीक है, शरीयत से खुद को मुक्त कर दिया था कि मतलब मेरी मर्जी में जो करूँगा। क्लियर है ना। तो अब हम देखते हैं सैन्य अभियान क्या कहता। ये तो समझ आ गया कि 4 सेनापति थे। 4 सेनापति कौन कौन से थे। पहला था इसका जफर खां। ठीक है। दूसरा था नुसरत खां। तीसरा था उलूग खां, सारे खां हैं, खां, उलूग खां। ये उलूग खां दूसरा है। एक आपने पहली उलूग खां पढ़ा होगा, गुलाम वंश में पढ़ाया था ना, बलबन को उलूग खां की उपाधि थी। ठीक है ना, बलबन को उलूग खां की उपाधि मिली थी ना। तो ये दूसरा उलूग खां है। ठीक है, उलूग खां। चौथा कौन सा था, मलिक काफूर। इसी का तो नाम सुन रहे हैं, मलिक काफूर। चौथा कौन सा था, मलिक काफूर। ठीक है, ये 4 सेनापति थे जिनकी तुलना ये खलीफा से करता था। ठीक है। अब ये जो 4 सेनापति थे, इन चारों को इसने अलग अलग काम दिया हुआ था। देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए, है ना। पहले से भी हो रहे थे, पहले से भी मंगोली की एंट्री थोड़ी बहुत हो चुकी थी। जैसे हमने इल्तुतमिश के टाइम पे पढ़ा था नहीं, वो इल्तुतमिश के टाइम पे वो क्या नाम था उसका, जियाउद्दीन मांग बरनी। ठीक है, जियाउद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां गया था।
तो चंगेज का कौन था? मंगोल ही तो था। अब मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगा, तो इस वजह से इनकी जो नॉर्थ वाली साइड है ना, मंगोल नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ वाली साइड जो थी सल्तनत की, वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही सेफ्टी मतलब नहीं थी, है ना, अनसेफ हो गया था। इस वजह से इसने जफर खां को जिम्मेदारी दी थी मंगोलों से लड़ने की, कि तुम्हारा काम सिर्फ मंगोलों से लड़ना है। किसकी जिम्मेदारी दी थी? मंगोलों से लड़ने की, ठीक है। दूसरा नुसरत खां को जिम्मेदारी दी, इसको अलाउद्दीन खिलजी को समुद्री मार्ग पर भी अपना कब्जा करना था। किसके लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो समुद्री जो जगह थी, जैसे गुजरात हो गया, जितना भी कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया पर मतलब उसको कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको दी थी? नुसरत खां को। तीसरा कौन बचता? उलूग खां को जिम्मेदारी दी थी उत्तर भारत जीतने की। देखो इसको तो दी थी समुद्री एरिया लिख सकते हैं, समझ तो आई गया, ठीक है। समुद्री क्षेत्र, मैं सोच रही थी एरिया को क्या बोला है हिंदी में, समुद्री क्षेत्र जीतने की। उलूग खां को जीती थी उत्तरी भारत, ठीक है। वैसे तो ये भी उत्तर में था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सिर्फ मंगोलों से लड़ने की। क्लियर। अब बचता है मलिक काफूर को दी थी दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी। इनमें जो जफर खां है, जिसने मंगोलों से लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हो गई, तो ये क्वेश्चन पूछता है किस सेनापति की मृत्यु हो गई मंगोलों से लड़ते हुए? किसकी? जफर खां की। तो जफर खां की तो मृत्यु होगी मंगोलों से लड़ते हुए, ठीक है। अब इनको जो काम दिए हैं हम इसी के हिसाब से दे चलते हैं, सैन्य अभियान कैसा कैसा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना क्लियर है ना। 4 सेनापति थे, जिनकी तुलना किससे करता था? खलीफा से। देखो इसने जब सबसे पहले इसने चाहा कि मैं ना गुजरात पर कब्जा करूं। एक मिनट देखो इधर, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया गुजरात का, अब गुजरात के ऊपर क्या पड़ेगा? राजस्थान। ये वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान का, और दिल्ली ये ऊपर हरियाणा, यहाँ पे मान ले यहाँ पे होगा दिल्ली, राजस्थान थोड़ा दूर, ठीक है, यहाँ पे होगा दिल्ली। अब दिल्ली से अगर इनको गुजरात जाना है तो बीच में राजस्थान पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दिल्ली से अगर गुजरात जाना है तो राजस्थान पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने 1297 ईस्वी में, किसमें? 1297 में, 1297 में गुजरात पे विजय की। अब गुजरात पर विजय की, कोस्टल एरिया की जिम्मेदारी किसकी थी? नुसरत खां की। तो इस वाले युद्ध की जो जिम्मेदारी किसकी थी? नुसरत खां की थी। किसकी थी? नुसरत खां के नेतृत्व में, है ना। नुसरत खां के नेतृत्व में क्या किया उन्होंने? गुजरात पर विजय की। और गुजरात का राजा कौन था? कर्णदेव, ठीक है। कर्णदेव को जीत लिया, है ना, मतलब गुजरात को जीत लिया कर्णदेव पर आक्रमण करके। और किसके नेतृत्व में? नुसरत खां के नेतृत्व में, ठीक है ना। अब एक बार तो उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन बार बार अगर इन्होंने ये कब्जा जीत लिया, यहाँ से ये जीत लिया, तो अपने एरिया में तो आएंगे, लेकिन आने में रुकावट कौन बन रहे थे? राजस्थान वाले। तो इन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट किसको बनाया? राजस्थान को। और ये जो था गुजरात के टाइम पे जब कर्णदेव पर हमला किया, तो यहीं से इन्होंने किसको खरीदा? मलिक काफूर को खरीदा। मतलब अब तक मलिक काफूर सेनापति नहीं था, किसको खरीदा? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर को कितने में खरीदा? 1000 दिनार में। 1000 दिनार में, 1000 दिनार में किसको खरीदा? मलिक काफूर को, ठीक है। मलिक काफूर के बारे में ये भी है कि मलिक काफूर एक किन्नर था, ठीक है ना, मलिक काफूर एक किन्नर था। इसी वजह से जो 1000 दिनार में खरीदा, इस वजह से मलिक काफूर को क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। किस नाम से जानते हैं? 1000 दिनारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मलिक काफूर के बारे में आपको बहुत सारा पढ़ना आगे भी ना, कहाँ कहाँ इसने कब्जा किया, ठीक है। तो मलिक काफूर को क्या कहते हैं हम? 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा था। अब चलते हैं हम राजस्थान पे, क्योंकि गुजरात में आने के लिए इनको राजस्थान पड़ रहा था, इनके रास्ते में पड़ रहा था राजस्थान, रुकावट बन रहा था। तो 1301 ईस्वी में इन्होंने किस पर विजय की? रणथंभौर पे। रणथंभौर राजस्थान में है, रणथंभौर, ठीक है। फिर 1303 में क्या जीता? चित्तौड़, ठीक है ना, चित्तौड़। अब ये तो सबको पता होगा, चित्तौड़ वाला, जिसने भी पद्मावत मूवी देखी होगी, हर किसी को पता होगा चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़ का राजा कौन था? शाहिद कपूर, मत कहने लगना शाहिद कपूर नहीं था, राजा का एक्चुअल में कौन था? राजा रतन सिंह, ठीक है। एक्टिंग उसकी शाहिद कपूर ने की है। तो चित्तौड़ की जो विजय की थी, चित्तौड़ की लड़ाई किस लिए हुई थी? रानी पद्मावती के लिए, है ना।
रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। तो चित्तौड़ का राजा कौन था? राजा रतन सिंह। रतन सिंह को हराने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी महल की तरफ आ रहा था तो वहाँ की सारी औरतों ने रानी पद्मावती के साथ जौहर कर लिया था, ठीक है ना। अब जौहर, जिन्होंने मूवी देखी है भाई वो तो पता ही होगा जौहर किसे कहते हैं। जौहर का मतलब होता है कि उस टाइम की औरतें, ऐसा आगे भी हम पढ़ेंगे, है ना, हिस्ट्री में 1-2 बार और हुआ है ऐसा। तो जौहर का मतलब होता है कि जब अपने राज्य पर किसी दूसरे शासक का कब्जा हो जाए तो उनके जो हस्बैंड हैं वो तो सब युद्ध में मारे गए, तो वो औरतें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए, मतलब अपना स्वाभिमान को बचाने के लिए आग में कूदकर जान दे देती थी, ठीक है। इसको बोलते थे जौहर, ठीक है। तो चित्तौड़ अभियान में चित्तौड़ की महिलाओं ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, ठीक है। और ये किसके लिए हुआ था? रानी पद्मावती के लिए हुआ था। तो 1303 तक यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। 1303 के बाद 1307 में अब आते नीचे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसने किया था? दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसको दे दी? इसको मलिक काफूर को दे दी। फिर तो दक्षिण भारत में देखो 1297 में मलिक काफूर को खरीदा। अब मलिक काफूर मतलब एक्टिव हो गया, सेनापति बन गया। तो अब आते हैं 1307 ईस्वी में। 1307 में इन्होंने क्या जीता? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को, जिसने पहले की क्लास ली होगी, है ना, जब मैंने कुछ छोटे राजवंश पढ़ाया था टॉपिक, उसमें मैंने क्लियर कराया था सब, ठीक है ना, उन्हें बिल्कुल क्लियर होगा। तो रामचंद्र देव जो था कहाँ का था? देवगिरी का। वंश कौन सा हो जाएगा? यादव वंश का था, ठीक है ना, यादव वंश का था। अब देवगिरी कहाँ थी? महाराष्ट्र वाले एरिया में थी, यहाँ पे, ठीक है। तो देवगिरी, ये रामचंद्र देव इतनी बहादुरी के साथ लड़ा मलिक काफूर से कि इन्होंने मतलब हरा तो दिया, क्योंकि बहुत पावरफुल था अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने हरा तो दिया रामचंद्र देव को, लेकिन रामचंद्र देव को मारा नहीं और इनको देवगिरी की क्या दे दी? जागीरदार दे दी। देवगिरी की जागीर दे दी, मतलब कि देवगिरी का क्या बना दिया? जागीरदार बना दिया। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना इतना काफ़ी है, और ये मेरी गारंटी एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको इससे बाहर हिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे भी दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की तो जीएसई आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, ठीक। तो देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को 1307 ईस्वी में हरा दिया, लेकिन रामचंद्र देव की बहादुरी को देखकर रामचंद्र देव को क्या दे दिया? जागीरदार बना दिया वहाँ का, देवगिरी का। जागीरदार मतलब कि वहाँ पे शासन आप ही करोगे, लेकिन अधीन किसके रहोगे आप? खिलजी वंश के, ठीक है ना। मतलब वहाँ से जितना आपका टैक्स, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितने टैक्सेस वगैरह आ रहे हैं, तो आप वो किसको देना है? आपको अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है ना। तो जागीरदार किसको बना दिया? रामचंद्र देव को 1307 में। इसके बाद 1309 में, ठीक है, 1309 में इन्होंने कहाँ आक्रमण किया? देखो 1309 में आक्रमण कहाँ करते हैं? वारंगल के शासक कौन? प्रताप रुद्रदेव। नाम तो प्रताप रुद्रदेव है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलीच निकला। तो जो वारंगल था तेलंगाना वाले एरिया में, यहाँ पे पड़ेगा ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश बराबर में, यहाँ पे तेलंगाना होगा, ठीक है ना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। तेलंगाना मतलब वंश तो कौन सा था? काकतीय वंश। जैसे जब यादव पढ़ा था तब मैंने काकतीय भी पढ़ाया था। तो वंश कौन सा था? काकतीय वंश। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल। एरिया कौन सा था? तेलंगाना। क्लियर इतनी बात? तो तेलंगाना का मतलब वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव को भी इसने मलिक काफूर ने हरा दिया, क्योंकि सारी बातें यहाँ से यहाँ तक हम किसकी कर रहे हैं? दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसकी थी? मलिक काफूर की। क्लियर है ना। तो जब इसको हरा दिया प्रताप रुद्रदेव को, तो ये पड़ गया पैरों में, महाराज मुझे छोड़ दो और मैं ना अधीनता स्वीकार करता हूँ किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और इन्होंने एक साइन के रूप में कि मैं हार गया हूँ, अपनी एक सोने की मूर्ति जंजीर से जड़वाकर, ठीक है ना, सोने की मूर्ति जंजीर में बंधवाकर किसको दे दी? मलिक काफूर को दे दी। क्या आप राजा के वहाँ सामने पेश कर देना। और प्लस क्या दिया? कोहिनूर हीरा, ठीक है ना। क्या दिया? कोहिनूर हीरा। किसने दी? प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने किसको दिया होगा? अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर है ना। प्रताप रुद्रदेव
1309 में। इसके बाद आता है कब? 1310 में। 1310 में देखो 1310 ईस्वी में। 1310 ईस्वी में अब मलिक काफूर आक्रमण करता है, क्या नाम उसका, मलिक काफूर आक्रमण करता है द्वार समुद्र पर, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र पर, द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र कौन से वंश की राजधानी थी? होयसल वंश की, होयसल वंश की राजधानी। और द्वार समुद्र को अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछेगा आपसे कि बिल्कुल सेम ऐसी कि किस वंश की राजधानी को अलाउद्दीन खिलजी, या फिर कहेगा कि मलिक काफूर नहीं जीत पाया। किसको नहीं जीत पाया? द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। कौन से वंश की राजधानी? होयसल वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को मलिक काफूर नहीं जीत पाया। ठीक है। अब 1311 ईस्वी में इसने उसकी पांडे वंश की राजधानी मदुरई पर कब्जा कर लिया। मतलब लगभग पूरा दक्षिण भारत इन्होंने जीत लिया। और दक्षिण भारत को जीतने का सबसे जो मेन वो था, मतलब मोटिव, वो था, दक्षिण भारत जीतने का सबसे मेन मोटिव था धन की प्राप्ति करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू लेना। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा सैन्य अभियान। अब एक दो बातें और हैं, इसका आखिरी शासक पढ़ लेंगे। अच्छा, एक बार ना अगर किसी भी बच्चे को ऑफलाइन बैच लेना है, हमसे ऑफलाइन पढ़ना है ना, या फिर ऑनलाइन में भी हम एमटेस का बैच जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना, वो तो फ्री रहेगा। तो उसके लिए आप ना, एक मैं आपको नंबर दे रही हूँ, नंबर पकड़ना, मतलब कोई भी आपको अगर उसमें कुछ पूछना हो, है ना, आपके लिए वो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको कुछ पूछना हो उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। और दूसरा, आप अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं वो भी, तो आप अपना इस नंबर पर, क्या है नंबर, 9412 81129 81129। ठीक है, इस नंबर पर अपना 111, ठीक है, 9412811129, इस नंबर पर अपना नाम मैसेज कर देना। ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर हम आप एक ग्रुप बना देंगे। जिसको ऑफलाइन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो वो भी, और जो मतलब बेनिफिट ही होगा आपको। ठीक है ना, मेरठ के लिए, मेरठ के बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं हमसे। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट हम उसमें ऑफलाइन में भी एमटेस का बैच लेकर आ रहे हैं। एमटेस का एग्ज़ाम आपके पास लगभग 3 महीने होंगे, तो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं हम आगे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। हाँ, तो ये सब हो गया हमारा किसका, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो हमने 4 घोषणाएं पढ़ी थी, 4 घोषणाएं में कौन कौन सी थी? पहला कि वो जितनी भी सरकारी भूमि को किस में बदलेंगे, हम सरकारी भूमि को हम खालसा भूमि में बदलेंगे। खालसा भूमि मतलब कि सरकारी भूमि, है ना, दान में दी गई, मैंने उल्टा पुल्टा बोल दिया। ठीक है ना, दान में दी गई भूमि को हम किस में बदलेंगे, खालसा भूमि में बदलेंगे, मतलब सरकारी भूमि में बदलेंगे। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दान में जो भूमि दी गई थी वो दी गई थी निजामुद्दीन औलिया को। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। तो जब ये अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया के यहाँ पे पहुँचा, है ना, अपनी के हिसाब दो, हमें दान में दी गई भूमि वापस दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि महाराज मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। क्या कहा? मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। मतलब क्या था उनका, कि आप एक रास्ते से अंदर आएंगे, मैं दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने ये जवाब दिया तो इनके साथ और भी लोग थे, इनके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। उन्होंने समझाया कि महाराज छोड़े ना, इतनी सारी है आपके पास, इतना सब कुछ है, क्यों धर्म के मामले में पढ़ रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो चीज़ छोड़ दी। तो ये पूछा जाती किसने कहा था, क्या कहा था? मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। मतलब क्या था कि आप एक से अंदर आएंगे, मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक, तो पूरा का पूरा मैंने अलाउद्दीन खिलजी का आपको सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक, अब इसमें क्या क्या आप एक बार रिवाइज करो। इसमें के नाम क्या था बचपन का? अली गुरशप। ठीक है, सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर भी कहते थे। और मैंने क्या क्या घोषणाएं किसने, वो पढ़ा दिया, सारे टैक्सेस पढ़ा दिए, सैन्य अभियान पढ़ा दिया। ठीक है, मतलब सब क्लियर है।
तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कब तक शासन किया था इसने? 1316 तक, ठीक है। अब 1320 तक, 1316 से लेकर 1320 तक अगला शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। अगला शासक कौन? मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। अगला शासक कौन बनता है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी कब से? 1316 से लेके 1316 से 1320 तक, ठीक है। 1316 से लेके 1320 तक ये जो मुबारक शाह खिलजी था, ये कह सकते हैं हम बिल्कुल बिल्कुल बेकार था। मतलब ये इसका काम क्या था कि कभी कभी नाच गाना देखना सिर्फ, और कभी कभी उसमें लड़कियों के कपड़े पहन के आ जाता था दरबार में, कभी कभी नंगा ही आ जाता था। तो इसकी ना बिल्कुल पागल था ये मुबारक शाह खिलजी ना, इसने कोई ढंग का काम नहीं किया, बिल्कुल पागल वाली हरकतें थी इसकी। लड़कियों के कपड़े पहन के वहाँ पर दरबार में लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, तो ये सब काम थे इसके। तो मुबारक शाह खिलजी का जो सेनापति था, मुबारक शाह खिलजी का सेनापति कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक सेनापति कौन था? गाजी मलिक। ये जो गाजी मलिक था ये तो सेनापति हो गया, ठीक है। और एक इसका दरबारी था, दरबारी कौन था? खुसरो खां। दरबारी कौन था? खुसरो खां, ठीक है। दरबारी था खुसरो खां। तो गाजी मलिक ने खुसरो खां को उकसाया कि देखिए हमारा ये एक जो राजा, कुछ राजा है ऐसे करके आ जाता है बिल्कुल, है ना, कुछ तमीज़ ही नहीं है, ऐसे शासक होते हैं क्या? तो ऐसे कर, तो उसको मार दे और राजा तू बन जाइए, ठीक है ना। किसने चढ़ाया? गाजी मलिक ने खुसरो खां को, कि इसको ख़त्म कर दे मुबारक शाह खिलजी को और शासक तुम बन जाना, ठीक है। अब खुसरो खां चढ़ गया कि भैया जब सेनापति मेरा साथ दे रहा है तो मेरा क्या जा रहा करने में। अब खुसरो खां ने क्या किया? मुबारक शाह खिलजी को ख़त्म कर दिया, मुबारक शाह खिलजी को मार दिया। अब आता है किसका? गाजी मलिक का पैतरा। इसने जाकर ढोल पीट दिए, भाई हमारे शासक को मार दिया किसने? खुसरो खां ने ख़त्म कर दिया, और जाकर रोने लगा। अब सारी की सारी जनता किसके पक्ष में आ गई? गाजी मलिक के। ये तो सेनापति था, मतलब इससे खुद मरवाया और खुद इसको पकड़वा दिया। तो खुसरो का अगर हम कहें कि मुबारक शाह खिलजी के मारते ही राजा कौन बन गया होगा? खुसरो खां बना होगा, नहीं बना होगा? तो कभी कभी आपको खिलजी वंश में अंतिम शासक खुसरो खां मिलेगा और कभी कभी कौन मिलेगा? मुबारक शाह खिलजी। फ़र्क समझ आ गया ना क्यों? तो ये कितने देर के लिए बना होगा? हैंड टू हैंड। फिर इसने क्या किया? गाजी मलिक ने खुसरो खां को ख़त्म कर दिया। अब शासक कौन बन गया है? गाजी मलिक, ठीक है। शासक कौन बन गया? गाजी मलिक। अब गाजी मलिक जब शासक बना तो इसने अपना राज्याभिषेक कराया, फिर इसका वंश भी दूसरा हो गया। अब वंश कौन सा आ गया? तुगलक वंश। वंश कौन सा आ गया? तुगलक वंश। और इसने अपना राज्याभिषेक, कौन सा वंश आ गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश। और इसने अपना राज्याभिषेक किस नाम से कराया? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। मतलब कि ये जो गाजी मलिक ही कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक कराया और तुगलक वंश की स्थापना करी। अब वो ये खिलजी वंश कब खत्म होगा? 1320 में। ये कब से शुरू होगा? 1320 से लेकर चलाई 1414 तक, ठीक है। अब ये सब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे आप कल, ठीक है ना। जिसको भी अब मैंने आपको जो नंबर दिया है सब उस पर कमेंट कर देना, जो भी इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है वो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तुगलक वंश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।